ये हम लोगों का हक एक्चुअली देना ही नहीं चाहता। बंगाल में शुरू से मतलब ये रहा है कि हमेशा बड़े जाति ही मतलब हुकूमत में रहा है। जो कि लीडरशिप जब उभरती है तो ये लीडरशिप उभारना नहीं देना ये चाहती है। ये सरकार जो ममता दीदी की सरकार वो चाहती है ये कटोरा लेके लाइन पे खड़ा रहे, जैसे मुअज्जिन को हमें खड़ा कर दिया है। मैं ये कह रहा हूँ उभर नहीं सके। आप बंगाल के किसी एक लीडर, मुस्लिम लीडर का नाम बता दें जो पूरा भारत जानता हो उसको। पहला सवाल आपसे ये है, क्या ममता बनर्जी ने यहाँ यानी कि पश्चिम बंगाल में विकास किया है? विकास के नाम पर सिर्फ अत्याचार हुआ, इमोशनल अत्याचार। किस तरीके का इमोशनल अत्याचार हुआ है? उनके जो 10 पॉइंट्स रिकॉर्ड जो अभी उन्होंने जारी किया है पिछले कुछ महीने पहले, आई मीन लास्ट ईयर जो जारी किया है रिपोर्ट कार्ड, उसको आप देख लें कि उनके जो वादे थे और उस रिपोर्ट कार्ड को देख लें, वो समझ में आ जाएगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वादे किए। जब उनकी सरकार आने वाली थी, जब सिंगूर आंदोलन और नंदीग्राम चल रहा था, तो मुसलमानों को लुभाने के लिए उन्हें बड़े बड़े वादे किए थे कि हम 17% रिजर्वेशन देंगे, जस्टिस सच्चर कमेटी रिपोर्ट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे बंगाल में मुसलमानों की। चूँकि मैं मुस्लिम हूँ, मैं बंगाल से हूँ, आसनसोल से हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे मुसलमानों की हालात बहुत ख़राब है। इतनी ख़राब है कि अगर उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं, अमर्त्य सेन की जो रिपोर्ट आई है, तो बड़ा तकलीफ़ होता है। तो उसमें उन्होंने 1% भी अमल नहीं किया। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या अब जो है इस वक्त पश्चिम बंगाल का माहौल ऐसा बन गया है दो तरफा हिंदू मुसलमान का? नहीं, ये बनाने की कोशिश की गई है 2018 से। बीजेपी को ला के दीदी चाहती है कि यहाँ पर सिर्फ 2 लोग रूल करें। मुसलमान जो यहाँ एक बड़ी कम्युनिटी है, वो उसमें एक डर बना रहे बीजेपी का कि बीजेपी आ जाएगी तो वो कहाँ जाएगा, हमारे पास आएगा। उनको एकदम लॉक कर दिया है। कहीं उससे बीजेपी के डर से ज़्यादा कुछ वो नहीं सोच पाए, इसलिए लोग इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग ऐसे बंगाल में हैं जो बीजेपी को भी लाइक नहीं करते हैं, ममता दीदी को भी लाइक नहीं करते हैं। उनके लिए और कोई वैकल्पिक संगठन नहीं थी, वैकल्पिक पार्टी नहीं थी, कोई अल्टरनेट नहीं था, है वो एक वैकल्पिक है। चूँकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं अपने बारे बता रहा हूँ। मैं लास्ट ईयर आसनसोल में एक बड़ा आंदोलन कर रहा था जो शाहीन बाग की तर्ज पे हो रहा था। इस आंदोलन से शायद बंगाल का एक बड़ा आंदोलन बन रहा था। 1 मार्च को 1 मिलियन मार्च मैंने किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था। उसमें 3 से 4 लाख लोग एकजुट हुए थे। हमारा कोई बड़ा नाम नहीं है, मोहल्ले में लोग सही से नाम नहीं जानते हैं। और उससे घबरा के मुझे प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे लाए दे गए, मुझे चोर बनाया गया, मुझे ठग बनाया गया, कातिल बनाया गया, मतलब अनाप शनाप केस ला देगी, 5 केसेस ला देगी, जेल भेजा गया, मारपीट हमारे साथ किया। ये करने वाला यहाँ का मंत्री और एमएलए विधायक है। अच्छा, क्या आपको इस बात से ऐसा लगता है कि कोई भी मुस्लिम लीडर उभर ना सके? मैं ये कह रहा हूँ उभर नहीं सके। आप बंगाल के किसी एक लीडर, मुस्लिम लीडर का नाम बता दें जो पूरा भारत जानता हो उसको। आप पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम लीडर का नाम बता दें, पश्चिम बर्धमान में जिस जिला से आता हूँ, पश्चिम बर्धमान जिला के एक मुस्लिम लीडर का नाम बता दे जिसे मुर्शिदाबाद वाला जानता हो, जिसे जलपाईगुड़ी वाला जानता हो, जिसे मालदा वाला जानता हो। इसकी वजह क्या है? चूँकि लीडरशिप जब उभरती है तो ये लीडरशिप उभारना नहीं देना ये चाहती है। ये सरकार जो ममता दीदी की सरकार वो चाहती है ये कटोरा लेके लाइन पे खड़ा रहे, जैसे मुअज्जिन को हमें खड़ा कर दिया है। अच्छा जी। अच्छा, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब हो गए, जब ये क्या नाम है यहाँ के दबे कुचले मुसलमानों की बात करते हैं कि हम इसकी आवाज़ बनेंगे, तो उसे जो है बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है। जैसे कि ममता बनर्जी ने कहा कि ओवैसी साहब को जो है बीजेपी वाले बंगाल भेज रहे हैं, क्या इसको आप सच मानते हैं? ओवैसी साहब को कह देते हैं, ओवैसी साहब को कह देते हैं बी टीम, या पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी साहब को कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आए हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर वोट काटने के लिए आए हैं तो आपको प्रपोजल तो दिया जा रहा है, वोट नहीं काटेंगे, आप आ जाइए, हमें एक छोटा सा हिस्सा दे दीजिए। हमारी 100 रोटी है, अगर हमारा 5 रोटी हिस्सा होता तो हमें 5 रोटी खाने दीजिए। तो आप मेरा 5 रोटी नहीं खाने देते हैं, आप बोलते हैं ये फकीर है, ये भिखमंगा, ये लुटेरा है। आप हमारा हक तो देंगे ना? हक नहीं देके क्या हमें कहते हैं ये लुटेरा है। बीटीएम का मतलब क्या? बीजेपी लूटने वाली है, देश को बेच रही है। तो आप उसको कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारा हिस्सा को आप खा रहे हैं, ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं, निगलना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। और हड़पने वाला ही अगर कहे हमें कि लुटेरा है तो दीदी के नियत पर शक नहीं, बल्कि ये तो प्रूफ हो चुका है कि अभी हम पश्चिम बर्धमान के आसनसोल शहर से आते हैं, 1 मिनट, आसनसोल शहर से आते हैं, वहाँ पे उर्दू अकादमी का उद्घाटन करना था।
यहाँ दीदी सारे चीज़ का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। जब आया उर्दू एकेडमी का तो कहा गया कि ये जो है नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, बल्कि ये बोलने के बाद भी दीदी को देखा गया कि स्क्रीन पे कि वो चल रही हैं। जब नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था तो चल कैसे रही थी। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आप लोग जो एक थर्ड फ्रंट यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार बना लेगी इतनी आसानी से? सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन सरकार बनने नहीं देगी। मजबूरी हो जाएगी कि हमें सरकार में ले, जो लेगा उसी की सरकार बनेगी। मतलब इससे ये आप लोग करना चाहते हैं जैसे कि आप मान लीजिए कि 20 सीट जीत ली, 40 सीट जीत ली, जो भी हो, जी, वो सीट जीत के आपकी जो मांग होगी, जो बेसिक आपका मुद्दा रहेगा, उस चीज़ को आप मनवाएंगे कि हमें ये चीज़ करो तो हम समर्थन देंगे। क्या ऐसा तैयारी चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कितने सीटों पर इस बार आप लोग जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं? लक्ष्य जो है, हमारे पास जो सीटें आएंगी, अभी गठबंधन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जल्दी ही अनाउंसमेंट होगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। जब मैं जहाँ से आ रहा हूँ, हम एक विधानसभा पे, वहाँ पे पश्चिम बर्दवान के आसन के एक विधानसभा पे अभी हमारा काम हो रहा है और वो विधानसभा हमारे पक्ष में जा रहा है। अच्छा जी साहब, आप ये बताइए कहाँ से आप आए हैं? जी, मैं भी आसनसोल से हूँ। आसनसोल से हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरीके से अगर कोई दलित की बात करता है, कोई मुस्लिम की बात करता है, तो उसको जो है बीजेपी की बी टीम बता दिया जाता है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये हम लोगों का हक एक्चुअली देना ही नहीं चाहता। ये पिछड़ा जाति है, ये दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, ये किसी को हक देना नहीं चाहता। बंगाल में शुरू से मतलब ये रहा है कि हमेशा बड़े जाति ही मतलब हुकूमत में रहा है। छोटे जाति को, या फिर कोलकाता से ही जब भी सीएम रहा है, जब से देश आज़ाद हुआ है, कोलकाता ही से यही सीएम चुना गया है और मतलब बड़े जाति का ही रहा है। छोटे जाति, पिछड़े जाति, दलित, आदिवासी, मुसलमानों को हमेशा तरने वाला समझा गया। इनको बस मतलब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। किसी भी तरह का कोई सुविधा दिया नहीं जाता। अच्छा सर, आप एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे मुसलमान काफ़ी अच्छी तादाद में रहते हैं, जी, दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, सभी हैं, तो लेकिन यहाँ पे जैसा कि इन्होंने बताया था, एक बार भी इन समुदाय से यहाँ का सीएम नहीं बना। लीडरशिप की उभारी नहीं होने देती है, इन्हें उभरने नहीं देते हैं। उभरने तो दे पहले। ये जहाँ उभरना चाहते हैं उन्हें झूठे केसों में, झूठे मुकदमे में, गुंडों से। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी करती है कि अगर कोई पावरफुल पर्सन है उसके यहाँ ईडी या सीबीआई भेजती है। दीदी क्या करती है? कोई अगर ऑनेस्ट ईमानदार एक लीडरशिप उभर रहा है तो उसके यहाँ थाना को और पुलिस को भेजती है और गुंडे को भेजती है। सीबीआई, ईडी और इसके सीबीआई के रेड के बाद अगर जो बचता है उसका बीजेपी क्या करती है कि दाम लगाती है, एमएलए खरीदती है, एमपी खरीदती है। दीदी क्या करती है? वहाँ पे जो प्रभावशाली व्यक्ति है, जो दबंग टाइप के लोग हैं, उसको खरीद लेती है और आम लोगों को भरने नहीं देती। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि देश में मुसलमान काफ़ी अच्छी तादाद में रहते हैं, हर शहर, हर गांव, हर कस्बा में मुसलमान रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी अगर हम ज़िंदगी की बात करें, जो यहाँ के दलित हैं, जिसको सबसे पिछड़ा माना जाता है, दलित से भी बदतर ज़िंदगी जीने को यहाँ के मुसलमान मजबूर हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार चूँकि हमने भारत विभाजन के बाद बहुत बड़ा दंश हमने भी झेला है। हम इसको अपना मुल्क माना और उस मुल्क को मानने के बाद हमें हमेशा डराया जाता रहा कि हम जो हैं, कभी आरएसएस के नाम पे, तो उसके बाद जनसंघ के नाम पे, फिर आरएसएस और बीजेपी के नाम पर डराया जाता रहा। जब हमने उठने की कोशिश किया तो हमारे घरों को जला दिया गया, हमारे धंधों को बर्बाद कर दिया गया, तो हम तो बर्बाद होते रहे हैं। तो ये जितनी हुकूमतें आई है, अलग अलग प्रदेश में आई है, वो जिम्मेदार है हमारी बर्बादी की। जब से देश आज़ाद हुआ, यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत रही है, बीजेपी की भी हुकूमत रही है, लेकिन मुसलमानों का कभी जो है उन्नति नहीं हुआ। आज मुसलमान सबसे दबा हुआ है। इसके लिए क्या आप लोग एक नई तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, हम आने वाली पीढ़ी के लिए। हमारा ये थर्ड जनरेशन चल रहा है। आज़ादी के बाद मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे दादा थे, मेरे पिताजी थे और मैं हूँ। मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे बच्चे फोर्थ जनरेशन में आ गए हैं। शिक्षा है, हमने संघर्ष किया है। संघर्ष के बाद ये कहा कि संविधान को जाना। एक समय था हमारे पिताजी, हमारे दादाजी संविधान में क्या लिखा हुआ है, क्या हमारे अधिकार नहीं जानते थे, इसलिए पिछड़े थे। अच्छा, यहाँ के मुसलमान भाईजान का साथ देंगे? देंगे नहीं, दे रहे हैं। दे रहे हैं। किसका साथ दे रहे हैं? भाईजान का। भाईजान का।
चलिए, तो यहाँ से हम लगातार आपको आवाम से जुड़ करके हम यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं कि यहाँ किसकी वापसी हो रही है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक से जरूर कीजिएगा। जय जय, बड़ा अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।